हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब? मौज में ना? बिल्कुल, हाँ मौज में रहना है बस। पर मौज मौज में बेटा कुछ नुकसान ना कर बैठना अपना। बिल्कुल पढ़ाई करते रहना है कंटिन्यूस। और उसी के दौरान अपन एक और चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, सेल का। सर सेल, इलेक्ट्रिक सेल की बात कर रहे हो क्या? अरे यार नालायक, इलेक्ट्रिक सेल की बात नहीं कर रहा हूँ। बात किसकी कर रहा हूँ मैं बेटा? यहाँ पे बात कर रहा हूँ बायोलॉजिकल सेल की बात कर रहा हूँ। अपनी बॉडी जिन सेल से भरी पड़ी है ना, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिस सेल से भरी पड़ी उस सेल की बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, और इंटरेस्टिंग हो और उसके बाद क्वेश्चंस भी आते हैं इससे बेटा नीट के अंदर। चलिए आ जाए, देखते हैं सेल को। द यूनिट ऑफ लाइफ, क्या बात है, बड़ी हेडिंग दी है यूनिट ऑफ लाइफ बेटा। आइए देखते हैं सेल क्या होता है। क्या होता है सेल? एन इंट्रोडक्शन। आइए चला परिचय कराते हैं सेल से आपका। अ सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है भैया, यही है अत्र तत्र सर्वत्र। पूरी बॉडी में कहाँ भी घूम जाओ सिर्फ यही है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो छोटा सा बैक्टीरिया क्यों ना हो बेटा। और ये दो महान साइंटिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, रॉबर्ट हुक जिन्होंने डिस्कवर किया था सेल को, और ये हमारे सामने जो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं एंटन एंटन वॉन लीवनियोक है, जिन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था और डिस्क्राइब भी किया था लाइव सेल को। रॉबर्ट हुक ने तो बेटा डेड सेल को डिस्कवर किया था, इन्होंने लाइव सेल को डिस्कवर किया था बेटा। चलिए आगे बढ़िए, बात करते हैं बेटा अपन किसकी। यहाँ पे ये कुछ मशीनें आपको दिखाई दे रही, बड़ी भयानक मशीनें हैं। एक तो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है बेटा, कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये तो कंपाउंड, ये जो है ये लाइट माइक्रोस्कोप है, वो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। दोनों से अपन को है ना सेल की डिटेल्स स्टडी करने में बहुत हेल्प मिलती है बेटा। अगर अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलें और वहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ें गिवन है सेल के बारे में, और सेल की थ्योरी। क्या बात है सर, हाँ सेल की थ्योरी भी गिवन है। किन भाई साहब ने दी थी? ये दो भाई साहब आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, एमजे श्लीडन और थियोडर श्वान। श्लीडन एंड श्वान ने बेटा सेल थ्योरी दी थी। फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और पूछा जाता है एपीएमटी के एग्जाम के अंदर, नीट के एग्जाम के अंदर बेटा। पुराना जो एपीएमटी होता था उसके अंदर भी काफी पूछा गया है, नीट के अंदर भी पूछा जाता रहा है। माल्थस श्लीडन 1838 के अंदर, सन याद रखेंगे। ऑब्जर्व दैट प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, इन भाई साहब ने ऑब्जर्व किया था, इन भाई साहब ने, ये श्लीडन भाई साहब ने ऑब्जर्व किया था कि जो सेल्स है ना वो होते हैं प्लांट्स के अंदर। और थियोडर श्वान जो थे 1839, एक साल बाद ही, भाई साहब थोड़ा सा लेट हो गए थे, इन्होंने रिपोर्ट किया था कि सेल जो है उसके आसपास एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया था, और प्लांट सेल में तो सेल वॉल भी होती है। ही प्रपोज्ड अ हाइपोथेसिस दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। इन भाई साहब ने कहा था कि सेल से कंपोज्ड होते हैं और उनके प्रोडक्ट से कंपोज्ड होते हैं। एक महान साइंटिस्ट अपने सामने बेटा, रुडोल्फ वल्चो, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी 1855 के अंदर। ठीक है, एक्सप्लेन किया था दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनिस सेलुले सेलुला। ये सेल थ्योरी बेटा किसने दी थी? याद रखेंगे बेटा। ठीक है, ये भले याद ना रहे ओमलेट एथेलुला, पर ये ध्यान रखना है आपको कि सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये भाई साहब ने कहा था। दो स्टेटमेंट दिए थे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले मुर्गिया ये अंडा बेटा कुछ नहीं, सबसे पहले आए सेल्स। अगर अपन बात करें तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ओवरव्यू अपन सेल का देखने जा रहे हैं कि क्या ओवरव्यू होता है सेल का। आपके सामने दो डायग्राम मौजूद है बेटा, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम। ऑल सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, क्या क्या चीजें होती है सेल के अंदर वो देखने जा रहे हैं। पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के तो बाद में करेंगे, पढ़ रखे हैं आपने। साइटोप्लाज्म होता है जिसको सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहते हैं बेटा, जिसके अंदर सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, आम भाम भाम जो भी होना है सब सेल का सब किसके अंदर होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। और राइबोसोम में बेटा वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, याद रखेंगे इस चीज को। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और रफ ईआर के अंदर देखने को मिलते हैं बेटा। नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं तो स्मॉलेस्ट सेल, कुछ चीज़ें सेल्स के बारे में जनरली डिस्कस कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट सेल जो है इस दुनिया में माइकोप्लाज्मा का होता है, उसकी जो डायमीटर है वो 0.3 म्यू एम लेंथ होता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच। लॉन्गेस्ट सेल बेटा नर्व सेल होता है। साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 to 5 म्यू एम होती है, और ह्यूमन आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो 7.0 म्यू एम होता है। अगर अपन आगे की तरफ बात करें और सेल के बारे में कुछ और स्टडी करने की कोशिश करें तो बेटा बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ फंक्शन के बेस पे, शेप के बेस पे, ठीक है, जो सेल्स हैं वो डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, कॉलमनर भी हो सकते हैं, क्यूबर्ड भी हो सकते हैं, थ्रेड लाइक भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं। और बेसिकली अगर अपन देखें तो यहाँ पे सारे एग्जांपल आपके सामने मौजूद हैं। मसल का सेल हो, ब्लड का सेल हो, रिप्रोडक्टिव सेल हो, ग्लैंड का सेल हो, बोन का सेल हो, स्क्लेरेन्काइमा हो, पेरेन्काइमा हो, कोलेन्काइमा हो, कुछ भी हो भाई साहब, अलग अलग तरह के सेल हैं, अलग अलग उनकी शेप है और उनका फंक्शन भी अलग अलग है। सेल दो तरह के होते हैं मेजरली, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आइए बारी बारी से देखते हैं क्या होता है। ओहो झटका खा के,
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं, और उसमें सबसे पहले अपन प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले जो सेल आए थे वो प्रोकैरियोटिक सेल ही आए थे। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। बहुत मज़ा आने वाला है इनके बारे में पढ़ने में। इनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती बेटा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड और न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल दोनों ही नहीं होते, ना ऑर्गेनेल्स में होती है ना न्यूक्लियस के ऊपर होती है। इनके अंदर बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है और पीपीएलओ आता है इनके अंदर बेटा। जनरली स्मॉलर होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बहुत जल्दी, जो जितना छोटा उतना जल्दी मल्टीप्लाई करेगा। दे आर वेरी इन शेप एंड साइज, इनकी शेप और साइज बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं बेटा। आपके सामने बैसिलस, कोकस, विब्रियो और बात करें यहाँ पे स्पाइरेलम मौजूद है। बैक्टीरिया के 3 से 4 शेप आपको देखने को मिलेंगे। बैसिलस रॉड शेप, कोकस आपको गोल गोल शेप में मिलेगा, विब्रियो आपको कॉमा शेप में मिलेगा और स्पाइरेलम आपको स्पाइरल शेप में देखने को मिलेगा बेटा। अगर अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के आगे ही कंटिन्यू में, तो अपन को सेल ऑर्गेनल्स भी देखने पड़ेंगे। सेल ऑर्गेनल्स जो प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले आता है सेल एनवेलप, फिर आता है मेसोसोम और क्रोमेटोफोर्स, फिर न्यूक्लियोइड, फिर फ्लैजिला, फिर पिलाई एंड फिम्ब्री, फिर राइबोसोम, फिर इंक्लूजन बॉडीज। आइए बारी बारी से देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे सेल एनवेलप की बेटा। सेल एनवेलप जो आपको दिखाई देता है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। 3 लेयर्स वहाँ पे होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले बात करें ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है, फिर सेल वॉल वहाँ पे है और अंदर ही अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ पे। 3 लेयर से बना होता है बेटा यहाँ पे सेल वॉल, सॉरी सेल वॉल जो एनवेलप है। बात करें ग्लाइकोकैलिक्स की तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपको दिखाई दे रही है। इसका जो कंपोजिशन और थिकनेस है अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होता है बेटा। इसमें भी स्लाइम लेयर या तो स्लाइम फॉर्म में हो सकती है ग्लाइकोकैलिक्स, या कैप्सूल फॉर्म में हो सकती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कैप्सूल फॉर्म में। फिर आती है सेल वॉल। सेल वॉल बेटा मिडिल लेयर होती है और हर प्रोकैरियोट के अंदर देखने को मिलती है। इट गेव शेप टू द सेल, शेप देती है सेल को, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है और बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से या कोलैप्स होने से रोकती है। फिर आती है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर की लेयर है, सेमी परमेबल इन नेचर होती है। इसकी नेचर कैसी होती है? सेमी परमेबल, किसी को अलाउ करेगी किसी को नहीं करेगी। दिस इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स के सिमिलर होती है। अगर अपन बात करें कि ऑन द टाइप ऑफ सेल एनवेलप्स, हमने बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है बेटा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अगर अपन ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं तो इनको जब स्टेन करते हैं अपन ईओसिन डाई से बेटा, तो ये स्टेन को ले लेते हैं और वहाँ पे जो है नीले कलर के नज़र आते हैं बेटा। और ग्राम नेगेटिव जो होते हैं ये स्टेन को नहीं ले पाते, ये बिल्कुल कलरलेस नज़र आते हैं। अब बात करें अपन कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक किसने जो है क्रिश्चियन ग्राम ने वहाँ पे डेवलप की थी बेटा। तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव है, ये हार्म नहीं करता। जो ग्राम नेगेटिव है बेटा वो कभी भी हार्म नहीं करेगा, वो नॉन पैथोजेनिक होगा। और अगर बात करें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की तो बेटा वो ग्राम पॉजिटिव है। मेसोसोम और क्रोमेटोफोर्स मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, इन दोनों के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मेसोसोम और क्रोमेटोफोर्स। ये बेटा मेसोसोम जो है ना इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेसोसोम आपको दिखाई दे रहा है इनफोल्डिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो गई अंदर की तरफ, उससे मेसोसोम बन गया है। इसके अंदर वेसिकल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं और लेमिला भी यहाँ पे होता है। मेसोसोम के फंक्शन क्या है सर? सेल वॉल बनाने में हेल्प करता ही है, किसको? प्रोकैरियोटिक सेल को। और यहाँ पे बेटा बात करें कि ना वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी मेसोसोम यहाँ पे होता है। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए भी यहाँ पे मेसोसोम होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन और सीक्रेशन प्रोसेसेस के लिए यहाँ पे मेसोसोम होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए भी यहाँ पे मेसोसोम होता है। तो बेसिकली बात करें तो बहुत मेजर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है मेसोसोम। सर क्रोमेटोफोर्स क्या होता है? क्रोमेटोफोर्स बेटा मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स होती हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, कुछ ही प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, तो जैसा पिगमेंट होता है वैसा ही वहाँ पे बैक्टीरिया दिखाई देता है बेटा। इसीलिए अपन इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लू ग्रीन क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं ना। जो थर्ड नंबर पे आता है सेल ऑर्गेनेल, उसका नाम है बेटा न्यूक्लियोइड। अब बेसिकली बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, पर यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस के आसपास, तो उसको न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। सिंपल ऐसे ही पड़ा रहता है बेटा जेनेटिक मटेरियल। इट इज फॉर्म्ड ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस सर्कुलर जीनोमिक डीएनए। तो बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, उसको अपन जो घेरा बना रहता है उसी को अपन न्यूक्लियोइड कह देते हैं बेटा प्रोकैरियोट्स के अंदर। कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर स्मॉल सर्कुलर डीएनए, जिसको अपन प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं, स्लाइड में पढ़ा होता है बेटा। ये प्लाज्मिड आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी हेल्प करेगा। जब बायोटेक के अंदर अपन इस प्लाज्मिड को निकाल के इसमें वेक्टर डीएनए जोड़ के और ट्रांसपोर्ट करते हैं होस्ट के अंदर, यही प्लाज्मिड बहुत काम में आता है बेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो फ्लैजिला की बात करते हैं। फ्लैजिला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लंबा सा पूंछ जैसा। अरे क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, थिन होता है,
फिलामेंटस होता है और सेल वॉल के बाहर से निकला हुआ होता है मोटाइल बैक्टीरिया। मतलब ये बैक्टीरिया जो कि मोटिलिटी शो करते हैं उन्हीं के अंदर मिलेगा, जो नहीं घूमना जाना चाहते, घूमना पसंद नहीं करते, उनके अंदर नहीं मिलेगा बेटा। इनका नंबर और इनका अरेंजमेंट अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग होता है। बैक्टीरियल फ्लैजिलम जो होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। बेसल बॉडी से कनेक्टेड रहता है, फिलामेंट ये लंबा सा है और आगे का बेटा हुक है। यहाँ पे फिलामेंट जो है लॉन्गेस्ट पोर्शन है, लंबा सा जो पूरा पोर्शन है फिलामेंट है, और यहाँ से लेकर यहाँ पे ये जो है ये बेसल बॉडी है इसकी, जहाँ से अटैच है, ये लंबा सा फिलामेंट है और लास्ट में जाके हुक है बेटा। पिलाई और फिम्बरी है। सर ये क्या होता है? आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये छोटे छोटे यहाँ पे जो हेयर के जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये पिलाई है बेटा यहाँ पे, ठीक है। और फिम्बरी भी इन्हीं को बोलते हैं। पिलाई जो है इनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है, नो रोल इन मोटिलिटी, सिर्फ फ्लैजिला का रोल है मोटिलिटी के अंदर। इसका मतलब ये तो बैक्टीरिया जो घूमने जाना पसंद नहीं करते उनके अंदर भी पिलाई आपको देखने को मिलेंगे। पिलाई आर एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन जिसका नाम है पिलिन, ठीक है। फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। इन सम बैक्टीरिया दे हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड टू हॉट टिश्यूज। क्योंकि बैक्टीरिया तो वैसा आर की बैक्टीरिया तो बेटा हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो जाने कहाँ मिलते हैं, तो वहाँ पे रॉक्स के साथ अटैचमेंट के लिए वहाँ पे आपको फिम्बरी और ये जो है पिलाई देखने को मिलते हैं। ये क्या बेटा, एक तरह से इनके पाँव समझ लो जो कि जकड़ने का काम करते हैं, किसको? बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैच होने के लिए। फिर अपन आगे बात करते हैं तो राइबोसोम नामक जीव आप प्रोकैरियोट के अंदर देखने को मिलता है बेटा। ये पहले जीव हैं जो बेसिकली बात करें जो है एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये बेटा 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज होते हैं। आपसे साइज कोई नहीं पूछेगा इनकी, बेसिकली ये पूछेंगे कि कौन से टाइप के राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो 70S टाइप के प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं। इनकी 2 सब यूनिट्स होती है बेटा, एक 30S स्मॉल सब यूनिट, एक 50S लार्ज सब यूनिट। दोनों को मिला के बेटा जोड़ दे तो 70S। सर 50 और 30 तो 80 होते हैं ना। अरे नालायक, ये स्वेडबर्ग यूनिट है, स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट है, डेंसिटी कॉफिशिएंट है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे एडअप वेडअप कुछ नहीं करना, बस कह रहा हूँ मैं 70S होते हैं बेटा। राइबोसोम्स की जब अपन बात करते हैं तो फंक्शन ऑफ राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बहुत सारे राइबोसोम्स जो है ना एक सिंगल एमआरएनए, मतलब में अटैच टू सिंगल एमआरएनए, एक सिंगल एमआरएनए के अटैच हो जाते हैं इस तरीके से बेटा, और जकड़ के उसमें से बेटा पॉली राइबोसोम्स बना देते हैं और उसमें से बेटा एक प्रोटीन की चेन निकाल देते हैं, पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन वहाँ पे सिंथेसिस करते हैं। जब अपन पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वहाँ पे सारा फंक्शन डिटेल में अपन देखेंगे। 7th मेंबर जो है वो है इंक्लूजन जो है बॉडीज। दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस स्टोर्ड रिजर्व मटेरियल सीन फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ये बेटा ऐसे फ्री घूमते हुए दिखे जाते हैं और बेटा ये इंक्लूजन बॉडीज बेटा स्टोर करते हैं जो भी खाना वाना वहाँ पे बनता है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स को स्टोर करते हैं, साइनोफिसिन ग्रेन्यूल्स स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स स्टोर करते हैं, गैस वैक्यूल का काम करते हैं। तो गैस वैक्यूल जो है ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल और ग्रीन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पानी के अंदर होते हैं, तैरने में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को ऊपर की तरफ। अब अपन जो बात करने जा रहे हैं बेटा वो बात करने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की। बड़ा मस्त दिखता है यार, आ जाओ, उसकी डिटेल भी बड़ी मस्त है। सबसे पहले अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें बेटा अपन, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर सारे जो ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस जो बाहर की सेल वॉल वगैरह सब जो है ना, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड होती है। अच्छा खासा जमा जमाया सेटअप होता है पूरा बेटा, सब ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बेटा उस मेम्ब्रेन की वजह से, सबकी अपनी मेम्ब्रेन की वजह से यहाँ पे सबका कंपार्टमेंटेशन हो रखा है। मतलब आपको ये वाला अलग दिखाई देगा, इसकी मेम्ब्रेन बाउंड हो गया तो इस मेम्ब्रेन के अंदर जो दिख रहा है वो वही है, वो किसी और से मिक्स नहीं हो रहा वहाँ पे। इनके अंदर कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखेंगे क्या होता है। देयर जेनेटिक मटीरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, कोई न्यूक्लियोइड विक्लियोइड फाइल तो चीज़ नहीं होती है। सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोट्स के अंदर अपन बात करें तो सबसे पहला आता है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। बारी बारी से स्टडी करना है अपन को सब। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर अपन को ईआर स्टडी करना है, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स स्टडी करना है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे आएंगे, फिर प्लास्टिड्स पे, फिर राइबोसोम्स पे, साइटोस्केलेटन पे, सीलिया और फ्लैजिला पे, सेंट्रोसोम पे, सेंट्रोल्स पे, न्यूक्लियस पर, फिर माइक्रोबॉडीज पे। वैसे इसके अंदर आपको सभी देखने को मिल रहे हैं। बाहर सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, उसके बाहर सेल वॉल है, अंदर आपको पूरा जो सिस्टम देखने को मिल रहा है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, जिसके अंदर ईआर ये रहा बेटा, ठीक है, अटैच है न्यूक्लियस से। उसके बाद गोल्जी अपैरेटस ये दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे लाइसोसोम छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं आपको बेटा, वैक्यूल्स दिखाई दे रही है साइड, ये वैक्यूल बड़ी सी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब अगर प्लांट सेल है तो वैक्यूल है बड़ी है, और अगर एनिमल सेल है तो वैक्यूल बहुत छोटी है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई दे रहे हैं भाई साहब यहाँ पे, प्लास्टिड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे बेटा यहाँ पे,
ठीक है, प्लास्टिड्स हैं। इसी तरीके से आपको वहाँ पे राइबोसोम छोटे छोटे दाने रूप में दिखाई दे रहे होंगे बेटा, ये राइबोसोम्स है। यहाँ पे साइटोस्केलेटन यहाँ पे साइड में दिखाई देगा आपको, सीलिया और फ्लैजिला भी दिखाई देंगे, सेंट्रोसोम और सेंट्रोस भी दिखाई देंगे, न्यूक्लियस भाई साहब इतने बड़े से दिखाई दे रहे हैं आपको, और माइक्रोबॉडीज यहाँ पे बारी बारी से स्टडी करते हैं। ये प्लांट सेल है, सेम इसके अंदर भी यही चीज़ आपको दिखाई देगी, बस यहाँ पे वैक्यूल की जब अपन बात करते हैं बेटा तो वैक्यूल यहाँ पे नहीं होगी। ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। जब अपन ने केमिकल स्टडी करी ह्यूमन आरबीसी की तो वहाँ पे बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन बेटा लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, बाहर लिपिड अंदर लिपिड, बीच में सॉरी लिपिड बाइलेयर, बीच बीच में आपको ये जो इधर भी ये बाहर लिपिड ये अंदर लिपिड, ठीक है बेटा, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है, और बाहर जो है प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। प्रोटीन सर ऐसे देखने को मिल जाएंगे नहीं, इंटीग्रल प्रोटीन जो बीच में धसे हुए हैं वो भी देखने को मिलेंगे, जो बाहर की तरफ लगे हुए हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो देखने को मिलेंगे आपको। शुगर यहाँ पे बेटा बात करें ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में देखने को मिलेगी आपको। लिपिड्स मेनली फॉस्फोग्लिसराइड्स है, आउटर पोलर हेड, बाहर तो पोलर हेड है, अंदर हाइड्रोफोबिक टेल्स, काली काली ये काली काली पूंछ दिखाई दे रही है ना आपको बेटा, ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, ठीक है। ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। पोलर है तो बेटा वाटर को अंदर आसानी से एंटर नहीं होने देगी। सेल मेम्ब्रेन, रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल, अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग प्रोटीन और लिपिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी करता है। ह्यूमन आरबीसी के अंदर 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स में बेटा। बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन हमने वहाँ पे पता लगाया है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन दो टाइप के, इंटीग्रल प्रोटीन जो कि पार्शली या टोटली, ये इंटीग्रल प्रोटीन है बेटा जो कि पार्शली या टोटली धसे हुए होते हैं, और बेटा पेरिफेरल प्रोटीन्स वो हैं जो सरफेस पे लाई करते हैं, अंदर तो धसे हुए होते ही नहीं है, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स की अपन बात करें। जब अपन बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, भैया सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, बड़ा फेमस मॉडल है। ये दो भाई साहब सिंगर हैं, ये निकोलसन है, इन दोनों ने बहुत फेमस मॉडल दिया था 1972 के अंदर, जिसमें पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया गया था। इसके अकॉर्डिंग बेटा क्वासी फ्लूइड नेचर होती है, किसकी बेटा, लिपिड की, और एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, मतलब इस तरह से जो तैरती हुई क्वासी फ्लूइड का मतलब इधर चली मैं उधर चली टाइप की नेचर होती है बेटा। ये जो एबिलिटी होती है मूव होने की मेम्ब्रेन की, इसको अपन फ्लूइडिटी भी यहाँ पे कहते हैं। तो बाहर आपको ग्लाइकोप्रोटीन दिखाई दे रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब कार्बोहाइड्रेट के ऊपर लगे हुए प्रोटीन्स पे था, ठीक है। बात करें अपन ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब लिपिड्स के ऊपर लगे हुए ग्लाइको जो लिपिड्स हैं बेसिकली ग्लूकोज वहाँ पे लगा हुआ है। ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है बेटा, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में इंट्रिंसिक प्रोटीन है बेटा, स्पाइरली भी प्रोटीन यहाँ पे होते हैं। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको वहाँ पे दिखाई देगी बेटा। जब अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की फर्दर और, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन के, जो पहला फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी अंदर आएगा और जाएगा बेटा दरवाजे से होके जाएगा, तो दरवाजा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है याद रखेंगे, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। बात करेंगे इसकी फ्लूइड नेचर की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल की ग्रोथ में हेल्प करती है, सेल को जितना बढ़ना है साइज में उतना बढ़ सकता है। अगर रिजिड होती तो नहीं बढ़ना, ऐसा कर देती, पर ऐसा नहीं करने देती, आराम से ग्रो होने देती बेटा, वहाँ पे सेल डिवीजन आराम से हो सकता है। जब अपन सेल मेम्ब्रेन की और बात करते हैं तो वहाँ पे देखेंगे ट्रांसपोर्ट की, सर ट्रांसपोर्ट बाहर आना जाना सब इसकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर अपन बात करें बेटा यहाँ पे जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ तो बेटा एनर्जी की ज़रूरत होती नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस से चले जाते हैं। और अगर बात करें अपन यहाँ पे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर बेटा एटीपी की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है। अगर मैं बात करूं इसी दौरान सेल वॉल की, जो कि सेकंड सेल ऑर्गेनल है बेटा, वो कि नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है, सख्त है बिल्कुल, और नॉन लिविंग है, दिल ही नहीं बेटा, दिल नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है सेल वॉल के अंदर। सेल वॉल जो एल्गी की है वो सेलुलोज की, गैलेक्टेंस की, मेनेंस की और मिनरल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट्स की बनी होती है। और बाकी प्लांट्स के अंदर बेटा बनी होगी सेलुलोज की, हेमिसेलुलोज की, पेक्टिन की और प्रोटीन की। ध्यान रखेंगे ये कंपोजिशन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। सेल वॉल जो है यंग प्लांट की, उसमें सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है जिसको अपन प्राइमरी वॉल कहते हैं बेटा। जब सेल मैच्योर हो जाता है, मतलब वो पूरी तरह मैच्योर्ड सेल हो चुका है, डिफरेंशिएशन वो कर चुका है, तो उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी बेटा अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। बात करें प्राइमरी सेल वॉल है यहाँ तक, फिर अंदर, फिर बात करें यहाँ पे, ये आपको पूरा पेक्टिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये सेल वॉल इस तरीके से मौजूद है वहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ कि सेकेंडरी सेल वॉल बनती है तो वो अंदर की तरफ बनती है, ठीक है। मिडिल लेमेला जो लेयर है
वो मेनली कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। देखो कैल्शियम पैक्टेट यहाँ पे मौजूद है, मिडिल लेमेला लेयर पूरी जो है ऊपर की तरफ कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई है, बीच में आपको पैक्टिन जो है दिखाई दे रहा है, वहाँ पे क्रॉस लिंकिंग चेन्स दिखाई दे रही है पैक्टिन्स की, इस तरह से वहाँ पे बनी होती है सेल वॉल। सेल वॉल और मिडिल लेमेला जो है उसके बीच बीच में प्लाज्मोडेस्माटा जैसे कनेक्शंस हो सकते हैं, एक सेल से दूसरे सेल के चीज़ें ले जाने के लिए वहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होते हैं, जैसे एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए बेटा एक गली होती है वैसे ही। सेल वॉल के फंक्शन की बात करें बेटा तो शेप प्रोवाइड करती है सेल को, सबसे बड़ा फंक्शन है कि शेप प्रोवाइड करती है, शेप, और प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन, जो बाहर से बैक्टीरिया वायरसेस आते हैं उनसे बचाती है सेल को। इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल से सेल के इंटरेक्शन में हेल्प करती है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, और उसके अलावा बैरियर का भी काम करती है, जो मॉलिक्यूल अनडिजायरेबल है अपने सेल के अंदर नहीं आने चाहिए उसका भी रोकने का काम कौन करती है, सेल वॉल। जब बात करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की तो इसके अंदर बेटा ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स आते हैं जो पूरे मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं। बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, लाइजोसोम्स आता है और वैक्यूल्स आते हैं। यहाँ पे मौजूद है बेटा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बिल्कुल आउटर वॉल से अटैच है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा वाला, रफ ईआर वाला। उसके बाद बेटा यहाँ पे बात करें तो गोल्जी अपैरेटस यहाँ पे मौजूद है, और भी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है लाइजोसोम और वैक्यूल्स के रूप में, बारी बारी से स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपको जो देखने को मिल रहा है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती है, उसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे ही कंटिन्यू करता हुआ है, उससे बिल्कुल अटैच करता हुआ है। मैं तो कहूंगा कि आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस की वही ईआर बना रही है बेटा, वहां पे ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, और जो यहाँ पे ईआर अटैच है बेटा वो रफ ईआर है। रफ ईआर का मतलब यहाँ पे बेटा राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, और जो दूसरा ईआर होता है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहते। देखो ये स्मूथ वाला है, इस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, ये बेटा रफ है, इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है। न्यूक्लियस से जो अटैच है बेटा वो रफ ईआर ही होता है, ठीक है। अब ईआर जो है उसका जो स्पेस है पूरा, उसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है बेटा, उसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। बात करें जो अंदर का स्पेस है वो ल्यूमिनल, जो बाहर का स्पेस है उसके आसपास का बेटा वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल वहां पे है। ईआर दो तरह का होता है, रफ और स्मूथ, अभी अभी मैंने बताया आपको। अगर अपन बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, मैंने बताया आपको। उसके अलावा जिसके ऊपर राइबोसोम से बेटा तो उसका एक ही फंक्शन हो सकता है बच्चे, क्या फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन वहां पे हो सकता है, ठीक है। और अगर अपन बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो वहां पे राइबोसोम्स एब्सेंट है, तो उसका फंक्शन है बेटा लिपिड सिंथेसिस का, स्टेरॉयडल हार्मोन्स का, और बेटा बहुत सारे जो और भी चीजें बनती है वहां पे। फिर आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर गोल्जी अपैरेटस। क्या होता है गोल्जी अपैरेटस बेटा, गोल्जी अपैरेटस जो है वो भी रेटिकुलर स्ट्रक्चर ही होता है, न्यूक्लियस के आसपास देखने को मिलता है अपन को। कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले 1898 में डिस्कवर किया था इसको। बेसिकली इसकी जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसमें डिस्क शेप्ड सेल्स हैं यहाँ पे, जिनको सिस्टर्ने कहते हैं बेटा अपन, एक दूसरे के पैरेलल रूप से रखी हुई है। यहाँ पे सिस्टर ने जो है उनका दो फेस होते हैं, एक तो सिस फेस जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा, सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस जिसको अपन कहते हैं, और एक होता है कॉनकेव फेस जिसको अपन ट्रांस फेस कहते हैं बेटा। तो बात करें सिस फेस की तो सिस फेस को अपन फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं और ट्रांस फेस को मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। सिस फेस और ट्रांस फेस दोनों अलग अलग होते हैं, पर बेसिकली बात करें तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बेटा, इंटरकनेक्टेड होते हैं वहां पे। फंक्शन की जब बात करते हैं बेटा अपन गोल्जी की, तो यहाँ पे जो इंट्रासेलुलर टारगेट्स या जो मटेरियल हैं उनकी सबकी पैकेजिंग करना, और पैकेजिंग करके बेटा उनको वेसिकल्स के फॉर्म में उनको वहां से निकाल देना। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड एज वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेस। ईआर की तरफ होता है सिस फेस, तो कहने का मतलब है न्यूक्लियस की तरफ होता है सिस फेस। ईआर से जो भी मटेरियल पैक होके आया वो सिस फेस की तरफ आएगा, इसकी गोल्जी के अंदर जाएगा, उसका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पैकिंग होगी ढंग से, और उसके बाद बेटा फिर वहां से जो बेसिकली बात करें मॉडिफिकेशन होके और ट्रांस फेस से वो सेल की तरफ निकल जाएगा, साइटोप्लाज्म की तरफ निकल जाएगा। वहां पे ग्लाइकोप्रोटीन्स का और ग्लाइकोलिपिड्स का जो फॉर्मेशन है, सिंथेसिस है बेटा, वो कौन करती है, गोल्जी बॉडीज करती हैं। लाइजोसोम्स की जो अपन बात करते हैं बेटा, तो लाइजोसोम्स एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जो गोल्जी अपैरेटस की पैकिंग की वजह से ही बनते हैं, वहां पे छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर।
लाइसोसोम के जो वेसिकल्स हैं उनके अंदर सभी तरह की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मतलब जो वाटर की हेल्प से लाइसिस कर देंगी, हाइड्रोलाइजेज जैसे कि लाइपेजेस, प्रोटेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ये सब एंजाइम्स किसके अंदर होती है बेटा, बात करें अपन, ये होती है राइबोसोम्स के वेसिकल्स के अंदर, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं बेटा। दे आर एक्टिवली एट द एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच में एक्टिव होती हैं। दे डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। जब अपन वैक्यूल की बात करते हैं बेटा, तो वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, पर ये देखने को मिलेगा, मैं बात करूं किसके अंदर बेटा, प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेगी ओनली। प्लांट सेल के अंदर बेटा बहुत बड़ा स्पेस घेरती है, सेंट्रल वैक्यूल इसको अपन कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या भरा होता है, वाटर भरा होता है, सेल सैप भरा होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी भरे होते हैं, और जो मटेरियल यूजफुल नहीं है सेल के लिए वो सब इसके अंदर भरे होते हैं बेटा। वैक्यूल जो है सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, जिसको अपन टोनोप्लास्ट भी कहते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्लांट सेल के अंदर पूरे सेल का 90% स्पेस कौन घेर के रखती है बेटा, ये वैक्यूल घेर के रखती है पूरे सेल का 90%, और एनिमल्स के अंदर ये वैक्यूल एब्सेंट होती है, या बहुत कम बहुत छोटी सी होती है, दिखाई भी नहीं देती। प्लांट सेल के अंदर ये जो वैक्यूल है या टोनोप्लास्ट जो इसकी मेम्ब्रेन है, ये आयंस का और मटेरियल्स का जो है बेसिकली ट्रांसपोर्ट वहाँ पे करती है। मैं बात करूँ तो मेनली ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वहाँ पे मेंटेन करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करती है वैक्यूल। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है एक्सक्रीशन के लिए, और जैसे कि प्रोटिस्ट की बात करें तो वहाँ पे फूड वैक्यूल होती है, जैसे फूड पार को एनगल्फ करते हैं तो वहाँ पे फूड वैक्यूल वो बना लेते हैं बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया का जब अपन जिक्र करते हैं बेटा, फोर्थ ऑर्गेनल आ चुका है अपने सामने, माइटोकॉन्ड्रिया है। दीज आर क्लियरली विजिबल ओनली व्हेन स्टेन्ड, ये तभी क्लियरली विजिबल होते हैं जब इनको स्टेन किया जाता है बेटा। इनका नंबर, शेप, साइज ये हर सेल पे डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन क्या है। जैसे मसल सेल है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ब्रेन सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितना यूज़ हो रहा है वो। इनका जो शेप है बेटा वो सॉसेज शेप होते हैं, सॉसेज के जैसा दिखाई देता है। इनका जो डायमीटर है 0.2 से 1.0 बात करें अपन माइक्रोमीटर होता है। इनकी लेंथ 1.0 से 1.1 माइक्रोमीटर होती है। दो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक आउटर एक इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर बेटा भरा होता है पूरा मैट्रिक्स भरा होता है। दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस भी होता है जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस अपन कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है बेटा, दो कंपार्टमेंट डिवाइड किया हुआ है अपन ने बेटा। बात करें कि आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट को अपन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, और इनर कंपार्टमेंट जिसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है, ठीक है बेटा। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स ही है बेटा, और इनको अपन क्रिस्टे कहते हैं। इन क्रिस्टे पे आपको छोटे छोटे पार्टिकल लगाए दिखाई दे रहे हैं, डॉट 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 डॉट, बेटा पपीता के बीज नहीं है वो। बेसिकली बात करें तो ऑक्सीजोम पार्टिकल से बेटा, F0 F1 पार्टिकल, ATP सिंथेस। अरे प्लांट फिजियो याद आया, बिल्कुल याद आया सर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन होती है और खुद की स्पेसिफिक एंजाइम्स होती है, खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं जिनका 70S होता है नंबर। और बात करें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया फिजन के साथ डिवाइड करता है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है कि एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, एटीपी फॉर्म जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, एटीपी फॉर्म करता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये तो। प्लास्टिड्स की बात करें बेटा, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लांट सेल के अंदर और यूग्लिनोइड्स के अंदर देखने को मिलेंगे आपको। लार्ज साइज्ड होते हैं, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। लार्ज साइज्ड होते हैं, इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं बेटा। प्लास्टिड्स के अंदर बेटा पिगमेंट्स होते हैं। प्लास्टिड तरह तरह के हो सकते हैं, मैं बात करूं 3 तरह के होते हैं मेनली तो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो बेटा ग्रीन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेंगे, क्लोरोफिल होता है इनके अंदर। क्रोमोप्लास्ट वो है जो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग कलर देते हैं। क्रोमोप्लास्ट में एंथोसाइनिन आता है, कैरोटेनॉइड्स आते हैं, बहुत सारे पिगमेंट आते हैं बेटा वहां पे। और ल्यूकोप्लास्ट वो हैं जो बिल्कुल कलरलेस होते हैं, व्हाइट इन कलर होते हैं बेटा। जब अपन प्लास्टिड्स की और डिटेल में बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स होता है, ये फोटोसिंथेसिस को काम करते हैं। क्रोमोप्लास्ट वो है बेटा जिनके अंदर फैट सोल्यूबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट होते हैं, जैसे कि कैरोटीन, जेंथोफिल्स, ये अलग अलग कलर देते हैं। जैसे अगर बैंगन है, बैंगन का कलर वायलेट है तो बेटा एंथोसाइनिन वहाँ पे प्रेजेंट है। जो अगर कैरेट है, कैरेट के अंदर बेटा ये ऑरेंज कलर थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज है तो वो कैरोटेनॉइड की वजह से है। तो वहाँ पे एक जो क्रोमोप्लास्ट है वो जो है ऐसी क्रॉप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा। ल्यूकोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, इनके शेप और साइजेस अलग अलग होती है। इनका फंक्शन होता है स्टोर करना न्यूट्रिएंट्स को। जैसे कि अमाइलोप्लास्ट
वो स्टोर करते हैं स्टार्च को। अमाइलोप्लास्ट एक तरह का ल्यूकोप्लास्ट है। इलियोप्लास्ट वो भी एक तरह का ल्यूकोप्लास्ट है, वो ऑयल और फैट्स को स्टोर करता है। अलिरोप्लास्ट जो है बेटा वो प्रोटीन्स को वहाँ पे स्टोर करता है। तो अलग अलग ल्यूकोप्लास्ट का अलग अलग फंक्शन वहाँ पे है। अब और प्लास्टिड्स की बात करें अपन क्लोरोप्लास्ट की, तो बेटा क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। लीव्स के लेंस शेप्ड होते हैं, ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, डिस्कॉर्ड होते हैं, रिबन लाइक भी हो सकते हैं। इनकी लेंथ होती है 5 से 10 म्यूएम, विड्थ होती है 2 से 4 म्यूएम। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में या फिर ग्रीन एल्गी में 20 से 40 पर सेल देखने को मिलते हैं आपको बेटा। बात करें जैसे कि लीव्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली बात करें तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहे हैं बेटा, यही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर और देखें अपन, वैसे तो अपन देख चुके हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, फिर भी देखेंगे यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट भी। आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आपको यहाँ पे जमे हुए बोरे दिखाई दे रहे हैं बेटा। ये बोरे जो है ना, ये बोरे बेसिकली कहलाते हैं थाइलेकॉइड्स, ठीक है बेटा। और ये थाइलेकॉइड्स किस पे जमे हुए, पूरा खाली स्पेस है ल्यूमन, उस ल्यूमन के अंदर थाइलेकॉइड जमे हुए हैं बेटा यहाँ पे। इन थाइलेकॉइड्स के अंदर भी एक स्पेस होता है जिसको अपन ल्यूमन कहते हैं बेटा, और इसके अंदर ल्यूमन के ऊपर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट बेटा। अगर अपन बात करें प्लास्टिड्स की फर्दर, तो आपको दिखाई देगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकॉइड्स अरेंज्ड है बेटा, बैग के ऊपर बैग, बैग के ऊपर बैग, इसको अपन कहते हैं ग्रेना, ठीक है। और बीच बीच में आपको कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये कनेक्शंस कहलाते हैं स्ट्रोमा लेमिले, ठीक है। ये स्ट्रोमा लेमिले कहलाते हैं। और जो बैग दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको, ये कहलाते हैं ग्रेना। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में था, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। खुद का जो राइबोसोम है बेटा वो यहाँ पे बात कर रहे हैं 70S है, ठीक है। और खुद का ही यहाँ पे बेसिकली सारी एंजाइम्स है, तो ये खुद वहाँ पे रेप्लिकेशन कर सकते हैं। फिर जिक्र आता है बेटा राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स आपको छोटे छोटे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिनको अपन नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। राइबोसोम जो है बेटा ग्रेनुलर होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रेनुलर, छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, और नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट। नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं बेटा, कंपोज्ड होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड के और प्रोटीन के बने हुए। जॉर्ज पैलेट की जब अपन बात करते हैं, तो जॉर्ज पैलेट ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इन राइबोसोम्स को 1953 के अंदर। बात करते हैं राइबोसोम्स की, तो बेटा बेसिकली यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट्स होती हैं, 60S और 40S। 60S लार्जर सब यूनिट है और 40S स्मॉलर सब यूनिट है, दोनों को मिला के 80S बनता है बेटा। अब जो लार्ज सब यूनिट है और जो स्मॉल सब यूनिट है, उनकी भी छोटी छोटी और यूनिट्स हैं। लार्ज सब यूनिट की 28S RRNA है, 5S RRNA है, 5S RRNA और 45 प्रोटीन से बना होता है। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मौजूद होती है। ऐसा नहीं है राइबोसोम दिखने में सिंपल है, पर है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बेटा। फिर आता है साइटोस्केलेटन। क्या होता है साइटोस्केलेटन बेटा, ये नेटवर्क होता है फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स का, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर का बनी होती हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करती हैं, मेंटेनेंस करती हैं शेप का सेल के। देखते हैं कैसे क्या करती है, कैसे क्या चीज कर रही है। सीलिया और फ्लैजिला की जब अपन बात करते हैं बेटा, तो ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया को देखते हैं अपन, तो सीलिया जो है वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं विच वर्क लाइक ओर्स। ये बेटा पतवार की तरह काम करते हैं। जैसे जो है बात करें अपन, पतवार कैसे काम करती है, पानी को पीछे धकेलती है तो नाव आगे बढ़ती है, बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करते हैं बेटा। किसके अंदर ये काम करते हैं, वहाँ पे बेसिकली सेल के अंदर मूवमेंट कराते हैं सेल का सराउंडिंग फ्लूइड के आसपास। और फ्लैजिला जो होते हैं बेटा, ये लॉन्ग होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेल के मूवमेंट के लिए। सीलिया छोटे मूवमेंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और फ्लैजर बड़े मूवमेंट्स के लिए। फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। फ्लैजिला अलग अलग होते हैं, किसके, जो बात करें अपन यूकैरियोट्स के और प्रोकैरियोट्स के, फ्लैजिला जो है अलग अलग होते हैं बेटा। आइए देखते हैं क्या जो है बेसिकली स्ट्रक्चर होता है इनका अंदर से। सीलियम और फ्लैजिलम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। इनका जो कोर है उसको अपन एक्सोनिमा कहते हैं। ये पूरी जो यहाँ पे कवरिंग दिखाई दे रही है उसको अपन एक्सोनिमा कहते हैं बेटा, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ये छोटे 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 ये जो दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स यहाँ पे होते हैं। ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं, गोल 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 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स है बेटा यहाँ पे। एक्सोनिमा के अंदर 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स, 9 पेयर ऑफ डबलेट्स का मतलब 2 2 2 2 2 2 डबल है, कपल है। ये यहाँ पे 9 पेयर्स देखने को मिलेंगे आपको पूरे किसके, डबलेट्स के। और बात करूँ जो है यहाँ पे एक पेयर देखने को मिलेगा सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल का, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है जिसका ये, तो इसको 9 तो ये
और 2 ये, तो 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं बेटा इसको अपन। सीलिया और फ्लैजिला का 9+2 अरेंजमेंट होता है बेटा। यहाँ पे 9 तो पेरिफेरल और 2 सेंट्रल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके आसपास आपको सेंट्रल शीथ देखने को मिल रही है। जो आपस में माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो ब्रिज है, इसको इंटर डबलेट माइक्रो जो है ब्रिज बोलते हैं बेटा अपन यहाँ पे। और ये जो यहाँ से स्पोक्स निकल रहे हैं बेटा, इनको रेडियल स्पोक्स अपन बोलते हैं। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल है वो आपस में ब्रिजेस से कनेक्टेड रहती है बेटा और कवर्ड रहती है सेंट्रल शीथ से, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक। आप देख सकते हैं ये एक रेडियल स्पोक, ये रेडियल स्पोक, ये रेडियल स्पोक, ये रेडियल स्पोक। तो सेंट्रल हब जिसको अपन कहें या सेंट्रल जो ट्यूब्यूल वहां पे है बेटा, वो सेंट्रल शीथ कनेक्टेड रहती है। हर एक माइक्रो ट्यूब्यूल से एक रेडियल स्पोक निकल रहा है बेटा, हर एक पेयर से एक रेडियल स्पोक निकल रहा है। तो 9 रेडियल स्पोक वहां पे मौजूद हैं, ठीक है। और बेसिकली बात करें तो सीलियम और फ्लैजिलम जो हैं बेसिकली इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज। सेंट्रियोल जैसी स्ट्रक्चर होती है उनसे बेसल बॉडीज से निकले हैं सीलियम और फ्लैजिलम, और यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलते हैं बेटा। बात करते हैं सेंट्रोजोम्स की और सेंट्रियोल्स की, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा। सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनल है जिसके अंदर 2 मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको अपन सेंट्रियोल्स कहते हैं। ये सेंट्रोजोम मौजूद है यहाँ पे। सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद है बेटा। 2 मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। सर ये तो पाइप की तरह दिखाई दे रहे हैं। हाँ बेटा, पानी की पाइप ही है। दे आर सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स। आसपास इनके पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स या मैट्रिक्स होता है। ये सेंट्रियोल जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री एंगल पे, इस तरीके से 90 डिग्री एंगल पे। पूरा ये झुंड ऐसे जा रहा है तो बाकी का झुंड ऐसे ऐसे इस तरीके से 90 डिग्री एंगल पे ये अटैच होते हैं बेटा, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और ट्यूबुलिन प्रोटीन एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज ए ट्रिपलेट, द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड। हर एक फाइब्रिल ट्रिपलेट है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 के सेट में अरेंज्ड है बेटा। ये देख सकते हो आप, बारीक सी लाइन आपको अटैच दिखाई दे रही है। यहाँ पे 3 एक दूसरे से अटैच है, फिर 3 ही एक दूसरे से अटैच है, पर ये बीच में 3 के बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है आपको बेटा। इस तरीके से अरेंज्ड रहते हैं ट्रिपलेट के फॉर्म में। जो सेंट्रल पार्ट है सेंट्रियोल का वो हब कहलाता है बेटा। जो सेंट्रियोल का सेंट्रल पार्ट है वो हब कहलाता है, विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स। ये भी सेम ऐसे कनेक्टेड रहता है जैसे वो जो अपन ने सीलिया फ्लैजिला में देखा था ना सेंट्रल हब, वैसा ही सेम यहाँ पे रहता है, बीच में होता है सेंट्रल हब और वो रेडियल स्पोक्स से अटैच रहता है। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। ये सेंट्रियोल्स बेसल बॉडीज बनाते हैं सीलिया और फ्लैजिला की, और सीलिया और फ्लैजिला इस ट्यूबुलिन प्रोटीन की वजह से वहां पे बेसिकली काम कर पाते हैं। और ये सेंट्रियोल्स बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स, जो आगे जाके सेल डिवीजन में एनाफेज के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं ना बेटा, इन्हीं सेंट्रियोल्स के बनते हैं। सेल डिवीजन एनिमल सेल के अंदर यही कराते हैं। फिर आता है बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बाबा बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस बेटा सेंटर है पूरा सेल का। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 के अंदर। मटेरियल जो है न्यूक्लियस का, उसके अंदर क्रोमेटिन आपको दिखाई देगा बेटा, वहाँ पे फ्लेमिंग ने नाम दिया था। एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है नॉर्मली तो, बट किसी सेल के अंदर एक से ज़्यादा भी होते हैं बेटा, और किसी के अंदर बिल्कुल नहीं होता। जैसे मैमेलियन आरबीसी के अंदर, अपनी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और सीव ट्यूब सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता बेटा। कंपेनियन सेल कंट्रोल करता है, याद है ना? बिल्कुल याद है सर। न्यूक्लियस के इंटरफेस के अंदर बेटा न्यूक्लियर एनवेलप होता है। इंटरफेस अभी देखेंगे, सेल डिवीजन अपन जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उनके अंदर देखेंगे इंटरफेस क्या होता है। बेसिकली बात करें मैच्योर न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं अपन, उसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप है, 2 न्यूक्लियर एनवेलप हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है। क्रोमेटिन फाइबर्स वहाँ पे होते हैं जो डीएनए के भरे होते हैं, और न्यूक्लियोलस वहाँ पे होता है बेटा, एक गुच्छा होता है पूरा डीएनए का, उसको न्यूक्लियोलस वहाँ पे कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप 2 हैं, क्रोमेटिन फाइबर से फैले हुए बेटा। न्यूक्लियोलस का पूरा एक गुच्छा है यहाँ पे बीच में, और बीच बीच में पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स भरा हुआ है, और आउटर मेम्ब्रेन से पूरा कनेक्टेड है यहाँ पे ईआर बेटा। तो बेसिकली न्यूक्लियस जो है बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बेटा। न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बना होता है, बीच में एक स्पेस होता है जिसको अपन कहते हैं बेटा पेरीन्यूक्लियर स्पेस। बीच बीच में स्पेस है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस है। इट इज द बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये पूरा बैरियर है, यहाँ से जो मटेरियल निकल के इधर जाएगा, डीएनए यहाँ पे सिंथेसिस होकर बाहर ही जाएगा बेटा।
आउटर मेम्ब्रेन जो है ईआर से कंटिन्यू कर रही है, वो बता ही चुका था मैं आपको। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर माइन्यूट पोर्स मौजूद है बेटा, ये छोटे छोटे पोर्स, यही इसी को कहते हैं बेटा न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं बेटा इन्हीं को अपन, ठीक है। दीज आर द पैसेजेस फॉर द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज आएगी तो इनके थ्रू आएगी, जाएगी तो इनके थ्रू बाहर जाएगी बेटा। क्रोमेटिन जो देखने को मिलता है न्यूक्लियस के अंदर, वो पूरा न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का नेटवर्क है बेटा। इसके अंदर डीएनए होता है, नॉन स्टेरॉयड प्रोटीन्स होते हैं, आरएनए होते हैं, सब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जो जेनेटिक्स है उसके अंदर आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी बेटा। ड्यूरिंग सेल डिवीजन यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमेटिन जो है क्रोमोजोम्स बना लेते हैं, और वो क्रोमोजोम्स पूरा डीएनए हेल्ड किए होते हैं बेटा वहां पे। न्यूक्लियोलस जो देखने को मिलता है बेटा पूरा गुच्छा है, नॉन मेम्ब्रेन स्फेरिकल बॉडी है, ये कंटिन्यूस करता है विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर पूरा राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस जो होता है वो सब इसी के अंदर होता है बेटा, राइबोसोम सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। फिर आते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो है ह्यूमन सेल के अंदर बेटा 2 मीटर लंबे होते हैं डीएनए, और 46 जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं। एवरी क्रोमोसोम हैज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसको अपन सेंट्रोमियर कहते हैं। यहाँ पे सेंट्रोमियर, इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं बेटा अपन, सेंट्रोमियर यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे काइनेटोकोर्स, डिस्क शेप काइनेटोकोर्स यहाँ पे लगे हुए हैं बेटा, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम पे इन्हीं काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं और ग्रो 2 क्रोमोसोम्स को अलग अलग कर देते हैं बेटा, याद रखेंगे इस चीज को। अगर अपन बात करें कि क्रोमोसोम्स इन्हीं काइनेटोकोर की पोजीशन के बेसिस पे या सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम 4 टाइप के होते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर बार पूछता है बेटा। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की जो अपन बात करते हैं तो इसमें मिडिल सेंट्रोमियर पाया जाता है, और दोनों ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है बेटा। ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स के अंदर बेसिकली बात करें तो दोनों आर्म्स की लेंथ बराबर बराबर है। सब मेटासेंट्रिक के अंदर जो सेंट्रोमियर है वो नियर टू वन एंड, ये सब मेटासेंट्रिक इसमें नियर टू वन एंड रहती है बेटा, ठीक है। और बात करें एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, वो है जिसमें अंदर सेंट्रोमियर जो वो है वो क्लोज रहता है बिल्कुल एंड के, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सेंट्रोमियर बिल्कुल क्लोज है, यहाँ पे सेंट्रोमियर बिल्कुल क्लोज है बेटा, सेंट्रोमियर बिल्कुल क्लोज है यहाँ पे, ये देख सकते हैं बिल्कुल। और फिर बात आती है टीलोसेंट्रिक की बेटा, टीलोसेंट्रिक पे तो बिल्कुल ऊपर की तरफ ही चला जाता है वहां पे। तो 3-4 तरह के अपन ने देखे, पहला बीच में है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा ऊपर की तरफ है तो सब मेटासेंट्रिक, फिर यह है बेटा एक्रोसेंट्रिक नियर टू एंड, और बिल्कुल एंड पे चला गया तो वो टर्मिनल सेंट्रोमेट्रिक वहां पे होता है बेटा। माइक्रो बॉडीज की बात करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट बॉडीज होती हैं बेटा। माइक्रो बॉडीज जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, बॉडीज होती है जो वेसिकल्स की तरह होती हैं बेटा, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है माइक्रो बॉडीज वहां पे। कंपेरिजन देखिए, डिफरेंस देखिए बेटा, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट, प्लास्टिड होते हैं प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट। प्लांट सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल होती नहीं या फिर बहुत छोटी छोटी होती है। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रल एब्सेंट होता है और एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा वहाँ पे। सर सेंट्रल एब्सेंट होता है, प्लांट सेल डिवाइड नहीं करते क्या? करते हैं ना बेटा, डिवाइड करते हैं, प्लांट सेल बिल्कुल डिवाइड करते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जनरली स्मॉल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल लार्जर होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है जैसा कि अपन ने देखा था, और यहाँ पे पूरा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते ही नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फुल दबा के। और प्रोकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, यहाँ पे भाई साहब लीनियर डीएनए होता है। राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप के, यूकैरियोट्स के अंदर 80S टाइप के होते हैं। 70S क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं। तो ये अपन ने बात करी बेटा, यहाँ पे ये अपन ने बात करी सेल की, सेल बायोलॉजी की पूरी अपन ने स्टडी करी है। हर एक ऑर्गेनेल को देखा अपन ने। शुरुआत तो अपन ने सेल एनवेलप से करी थी, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का डिफरेंशिएशन देखा, फिर यूकैरियोट में प्लांट और एनिमल सेल को अपन ने देखा, डिफरेंसेस देखे उनके अंदर, सेल ऑर्गेनेल को स्टडी किया, कितने अच्छे सेल ऑर्गेनेल, कितने वास्ट स्ट्रक्चर था उनका, कितना इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, वो सब स्टडी किया अपन ने। जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब अपन ने ध्यान रखे, जो पॉइंट यहाँ से बनते हैं वो अपन को ध्यान रखने हैं बेटा। नीट में बिल्कुल फोड़ देना है इस चैप्टर को, ठीक है बेटा। तो बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।